अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस लकीर को खींचने से बीजेपी हमेशा से बचती रही, चाहे वो राजनीति का मैदान हो या सुप्रीम कोर्ट में दी जाने वाली दलील हो, यहां तक कि आरएसएस भी बचती रही। उसने भी कहा हिंदू को लेकर यह वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का तरीका। सरसंघचालक मोहन भागवत हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, हिंदुत्व को लेकर जब भी बातें बखान की गई, यही कहा गया यह जिंदगी जीने का तरीका है। और सुप्रीम कोर्ट की दलील में भी यही बात बीजेपी की तरफ से कही गई। लेकिन फिर यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बंगाल के चुनाव के वक्त अपने राजनीतिक प्रयोग के आखिरी परिस्थिति को बीजेपी उठाने से चूक नहीं रही। और देश के प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से दबी जुबान में सही, दाएं बाएं की परिस्थितियों को देखते परखते हुए सही, मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र कर हिंदुओं को एक साथ अगर लाने का जिक्र और उनकी गोलबंदी का जिक्र अगर बीजेपी करने लगे, तो फिर एक तरफ मुसलमान खड़ा है, दूसरी तरफ हिंदू खड़ा है और राजनीति का अखाड़ा सबके लिए खुला है। और बाकी तमाम पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जीती है और हिंदू पार्टी सिर्फ बीजेपी है। खुले मंच से खुले तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुआ शख्स अगर इस बात का जिक्र दबी जुबान में ही कर गया, तो यह एक संकेत है कि आखिर पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। और हम भी लगातार पश्चिम बंगाल के बारे में ही जिक्र क्यों करना चाहते हैं। क्या यह वाकई एक ऐसी लड़ाई की स्थिति पैदा इस देश के भीतर में हो चली है जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है, या फिर राजनीति के मैदान में वन पार्टी वन पॉलिटिकल लीडर ही बचेगा। इस स्थिति को पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल एक आखिरी किला है। क्या उसमें सेंध इसी रूप में लगाया जा सकता है? दरअसल इस राजनीतिक प्रयोग के पीछे जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि अगर वो कह देते हैं कि अगर हिंदू वोट एक साथ गोलबंद हो जाए उनके पक्ष में, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो उन्हें नोटिस दे देगा। इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी आज करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि यह सवाल बार बार उठते रहे कि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव की जरूरत क्या है। दरअसल यह शुरू में किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज यानी 6 अप्रैल को जब 4 राज्यों के चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो गए, यानी असम में बात शुरुआत हुई थी, 3 चरणों में वहां के चुनाव भी संपन्न हो गए। इन 3 फेज के बाद तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की 30 सीट, केरल की 140 सीट और तमिलनाडु की 234 सीट, यहां पर भी आज एक ही चरण में सारे वोटिंग खत्म हो गए। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, यानी आने वाले वक्त में, इस पूरे महीने के वक्त में 5 चरणों की जो वोटिंग होगी वह सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगी। यानी जो फोर्सेस का जिक्र था कि फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का जिक्र था कि आखिर उनको अलग अलग जगहों पर तैनात तो करना ही पड़ेगा, तो अब तमिलनाडु से मुक्ति है, केरल से मुक्ति है, पुडुचेरी से मुक्ति है, असम से भी मुक्ति हो गई। तो अब सिर्फ बंगाल बचा है। बावजूद इसके 10 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख, ये 5 चरणों में हर दिन जब वोटिंग होगी तो आपको प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो आपको सुनाई पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में देगा। हो सकता है आखिरी फेज के दौर वो भाषण आपको ना सुनाई दे, जो अभी तक यात्रा का एक पूरा खांचा बनाया गया है। लेकिन फिर भी आज 31 सीटों पर वोट हुई, 3 जिले इसके दायरे में आए। इन 3 जिलों को लेकर एक लिहाज से कह सकते हैं कि टीएमसी का वर्चस्व अगर चुनाव के आंकड़ों के मद्देनजर, चाहे वो 2016 का चुनाव हो विधानसभा का या 2019 का चुनाव हो, इन 31 सीटों पर वर्चस्व जो था अपने तौर पर टीएमसी का रहा है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो बंगाल की 31 सीट में से 2016 में 29 सीट
टीएमसी ने जीती थी, 2 सीट लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी और बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं आई थी। महज 7% वोट इन 31 सीटों पर आए थे। लेफ्ट के पास 2 सीट आई थी, टीएमसी के पास 29 सीट आई थी, लेकिन 50% वोट जो था वो टीएमसी के हक में गया था। लेकिन 2019 तक आते आते एक स्थिति बीजेपी के हक में शुरुआत होती है जहां पर बीजेपी सेंध लगाती है। यह पहली सेंध लगी थी किसी एक जिले में। एक लिहाज से कहें, हुगली एक ऐसा जिला था जहां पर सीधे सीधे बीजेपी ने सेंध लगाई थी। और उस सेंध का मतलब यह था कि आज भी जब वोटिंग हो रही थी तो यह मानकर चलिए कि हुगली की 8 सीटों में से 4 सीट तो बीजेपी पक्का जीत रही है। हरिपाल की सीट है, तारकेश्वर की सीट है, गोघाट की सीट है, रामबाग की सीट है। ये 4 सीटें तो जीत रही है। और बाकी जो 4 सीटें हैं जिसमें जंगीपाड़ा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जंगीपाड़ा के इलाके में ही फुरफुरा शरीफ दरअसल यहीं पर है, जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने एक पार्टी अपनी आईएसएफ बनाई है, उसकी मौजूदगी है। और उसके लिए ये एक राजनीतिक भूमि इसलिए बड़ी हो चली है क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई अगर चुनाव मैदान में कूदे और जहां पर उसका अपना ही गढ़ हो, अगर वहां पर भी उसका योगदान जीत के साथ ना होगा तो फिर आने वाले वक्त में फुरफुरे शरीफ या फुरफुरा शरीफ की लोग राजनीति को लेकर सवाल खूब उठेंगे। और यह भी सवाल उठेगा कि इसके ठीक समानांतर जब बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू किया, हिंदू शब्द का जिक्र किया, हिंदू धर्म का जिक्र किया, हिंदू वोटरों की गोलबंदी का जिक्र किया, तो उस धारा में फुरफुरा शरीफ भी बह गया क्योंकि वहां पर भी एक तरफ टीएमसी थी, दूसरी तरफ संयुक्त गठबंधन जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और जो आईएसएफ पार्टी बनाई गई है फुरफुरा शरीफ की तरफ, उसमें थी। इस त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ भी हो सकता है जंगीपाड़ा में बीजेपी को मिल जाए। यानी यह एक ऐसी स्थिति है हुगली की 8 सीट को लेकर जहां पर हो सकता है अगर यह ध्रुवीकरण हो गया तो 8 सीट जो है वह बीजेपी के पास जा सकती है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 24 दक्षिण परगना को लेकर थी। यह अभिषेक यानी ममता बनर्जी के भतीजे, जिस भतीजे की कटमनी, उसके करप्शन जिसका जिक्र खुले तौर पर किया जा रहा है बीजेपी के जरिए, नेताओं के जरिए। यहां पर एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के भीतर में रैली और भाषणों का असर इस चुनाव के फेज में सिर्फ 2 ही लोगों का है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं। अभिषेक बनर्जी कुछ भी भाषण दे लें, अमित शाह कुछ भी भाषण दे लें, जेपी नड्डा कुछ भी भाषण दे ले, XYZ जो भी आप बंगाल में सोचते हैं, किसी भी नेता को कोई भी भाषण दे ले, उसका कोई असर नहीं है। योगी का असर यह है कि योगी के सामने कुर्सियां खाली रही, योगी आदित्यनाथ के सामने, लेकिन टेलीविजन पर प्रसारण उनका जिस तरीके से नेशनल और रीजनल तौर पर होते रहा, यह कहीं ना कहीं घरों के भीतर ध्रुवीकरण की परिस्थिति को पैदा कर दे। यानी वस्त्रों के जरिए, नाम के जरिए, और अब तो प्रधानमंत्री ने भी जब जिक्र हिंदू शब्द का कहा और वे ऑफ लाइफ को छोड़ दिया, यानी इस वे ऑफ लाइफ में सबको समाना था, उसमें एक लकीर खींचनी पड़ी क्योंकि बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता है। और उस मुस्लिम मतदाता के भीतर में आज की 31 सीटें जहां पर वोटिंग हुई है उसमें कुछ जगहों पर 40 और 45% भी मुस्लिम मतदाता, लेकिन एवरेज 30-32% मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी है। 24 दक्षिण परगना, जो 8 फेज का जिक्र बार बार हो रहा है, और अब तो आपके पास दूसरा किसी राज्य में कोई चुनाव नहीं होना है, अब हम लोग को सिर्फ बंगाल ही देखना है, प्रधानमंत्री के भाषण को ही सुनना है, ममता बनर्जी का ढाल के तौर पर अटैक को बचाना भी है और अपने तौर पर अटैक करना भी है कि सामने वाला शख्स सुपरमैन नहीं है, भगवान नहीं है, और एक टांग से बंगाल जीतूंगी तो 2 टांगों से दिल्ली जीतूंगी। यह शब्द भी आने वाले वक्त में और एग्रेसिव होंगे और कड़े होंगे क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है जिसमें एक तरफ पीएम, दूसरी तरफ सीएम, 2 ही चेहरे बचे हैं और एक चेहरे को पता है अगर वो हार गई तो फिर राजनीतिक तौर पर घुप अंधेरा, लेकिन अगर जीत गई तो दिल्ली के पीछे, दिल्ली को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की कवायद ममता के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। यह भी एक सच है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति या प्रधानमंत्री मोदी के अपने चमत्कारिक भाषणों के असर भी बेअसर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा?
यह भी एक सवाल इसलिए है क्योंकि 24 दक्षिण परगना जो अभिषेक का एक मजबूत कैडर है, बूथ टू बूथ है, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक की मौजूदगी है, अधिकतर सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मौजूदगी है, उसमें जब आप देखना शुरू करेंगे तो अभिषेक बनर्जी की अपने हिस्से में 4 सीटें आती है जो उनके लोकसभा क्षेत्र में, उसमें डायमंड हार्बर है, फाल्टा है, विष्णुपुर है, सतगछिया है। ये 4 सीटों पर बहुत मजबूत है टीएमसी, और बाकी जो सीटें हैं जिसमें वासंती है, कुलतुली है, कैनिन पश्चिम और कैनिन पूर्व की सीट है, या फिर कुल्पी की सीट है, यहां पर भी टीएमसी की स्थिति मजबूत है। यानी ध्यान दीजिए, हुगली में बीजेपी वाकई मजबूत है और 24 दक्षिण परगना में टीएमसी वाकई बहुत मजबूत है। यहां पर स्थिति वही है एक लिहाज से, यहां की जो 16 सीटें हैं जहां पर वोटिंग आज के दिन हो रही है, इसको दक्षिण 24 परगना को 3 हिस्सों में 3 चरणों में वोटिंग कराई गई, एक ही जिलों में। यानी इससे पहले जब हम लोगों ने मिदनापुर का जिक्र किया था, जहां पे ममता बनर्जी की मौजूदगी की बात हो रही थी और वहां पर शुभेंदु अधिकारी निकले थे, तो यह भी समझना होगा कि इस सीट पर भी, जो 24 दक्षिण परगना की सीट है, यहां पर भी बीजेपी के कैडर में से बहुत छोटा सा हिस्सा निकल पाया। लेकिन इसके ठीक समानांतर जब हम हुगली का जिक्र कर रहे थे तो उसके समानांतर अब आपको तीसरे जिले का भी इसमें हिस्सा जोड़ना चाहिए, यह हावड़ा का हिस्सा है। हावड़ा में भी नेताओं का ट्रांसफर जो है टीएमसी से बड़ी तादाद में, जैसे मिदनापुर में हुआ वैसे ही यहां पर भी नजर आया। वहां पर आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे थे, यहां पर आपको राजीव बनर्जी नजर आएंगे जो कि ममता के उतने ही करीबी, मंत्री पद उनके पास भी था। और यहां पर 3 मंत्री, कई विधायक, पूर्व मेयर सब छोड़कर चले गए साथ बीजेपी के। यहीं से असल बात शुरू होती है कि जो कैडर बीजेपी के पास इन जगहों पर था ही नहीं, वो कैडर क्या बीजेपी के लिए नेताओं के साथ उस जमीन को बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। और ये फैक्ट है कि हावड़ा और 24 दक्षिण परगना में बीजेपी एक कमजोर परिस्थिति में लगातार रही। हुगली में चूंकि यह सीट लोकसभा की बीजेपी जीती थी, लेकिन दूसरी तरफ हावड़ा की सीट पर वह उस रूप में कब्जा नहीं कर पाई थी। लेकिन बावजूद इसके जरा देखना शुरू कीजिए, यहां से मंत्री राजीव बनर्जी चले गए। राजीव बनर्जी गए तो उसके बाद बीजेपी के लक्ष्मीकांत शुक्ला, इनकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने पार्टी छोड़ी थी और ये खेल मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने टीएमसी का छाछ छोड़ा था। उसी के बाद स्थिति हावड़ा में डगमगाने लगी थी। फिर एमएलए थी वैशाली डालमिया, उन्होंने छोड़ा। रथिन चक्रवर्ती जो मेयर थे उन्होंने छोड़ा। इसीलिए जो यहां की 7 सीट है, इन 7 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी तो दिला रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का प्रभाव शहर के इलाकों में है। लेकिन इस फेज में जिन जगहों पर वोटिंग हुई है उसमें 6 सीट ऐसी है जहां पर वाकई टीएमसी मजबूत है। उलबड़िया उत्तर, उलबड़िया दक्षिण, श्यामपुर, बागनान, आमता, उदय नारायणपुर, जगत वल्लभपुर, क्योंकि ये ज्यादातर सीटें जो हैं यहां की वह ग्रामीण इलाकों में आती है। और यहां की स्थिति, बाढ़ का मुद्दा हमेशा से रहा है और बाढ़ के जरिए जो मुश्किल हालात पैदा होते हैं, उस मुश्किल हालात से निपटने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और कैडर की जरूरत पड़ती है। यानी करप्शन जो है सिस्टम के उस हिस्से में ममता बनर्जी की पार्टी के और उसके कैडर के जरिए नजर आने लगा, जहां पर लगने लगा कि टीएमसी को हटा दिया जाए। बीजेपी ने इस मंत्र को पकड़ा। इसीलिए जब हम आपसे एक जिक्र करना चाहते हैं यहां पर कि ममता के खिलाफ वो कौन सी परिस्थिति है, इन लगभग 31 सीटों का जिक्र हम आखिर में आपको बताएंगे कि लगभग क्या आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन जरा एक चीज समझना चाहिए, यहां पर ध्रुवीकरण के आश्रय बीजेपी है। उस ध्रुवीकरण का असर आने वाले तमाम कैंडिडेट्स पर पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी यह भी जानती है अगर राजनीतिक तौर पर उसकी पश्चिम बंगाल में हार हो गई तो जो भी नेता उसके साथ खड़ा हुआ है वह एक एक करके वापस लौटते चला जाएगा और ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, टीएमसी का कैडर और एग्रेसिव हो जाएगा। और जिस तरीके से कटमनी, करप्शन, उसमें पहली बार उसको एक सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश ममता बनर्जी जरूर करेगी। और आज की वोटिंग के दौरान जो लोगों के तेवर उग्र थे, थप्पड़ मारे जा रहे थे उम्मीदवार को, एक जगह थप्पड़ मार दिया गया,
बीजेपी के उम्मीदवार को। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी आरोप लगाया। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ लोकतंत्र का मसला नहीं है, यह लोगों के पेट से जुड़ी हुई राजनीति है। एक ऐसी राजनीति है जिसमें अगर सत्ता पक्ष या किसी भी पक्ष में वो खड़े हैं और सत्ता अगर ना मिले तो भूखों मरने की नौबत, सत्ता मिल जाए तो फिर वारे न्यारे। इसलिए इन 3 जिलों के जब प्रधानों से आप मिलेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, किसी ने कोलकाता में जमीन खरीदी हुई है, किसी ने बांकुड़ा में जमीन खरीदी हुई है, सब बड़े रईस हैं, सबके पास खूब पैसा है। कहां से वो पैसा आता है? यहीं से शुरू होता है। पहले विकास का जिक्र करेंगे तो पानी का संकट है, खराब सड़क है। दूसरी स्थिति है करप्शन का जिक्र करेंगे तो जो आफलान तूफान आया था उसमें जो पुनर्वास करना था उसमें करप्शन और दलाली दोनों रेंग रही थी ममता बनर्जी के वक्त में। जो लोगों के भीतर गुस्सा इन जगहों पर नजर आया, खासतौर से जो 24 दक्षिण परगना का इलाका है और हुगली का जो इलाका, यहां पर यह प्रॉब्लम आई। टीएमसी के लोगों को ही नौकरी मिलती है, अस्पताल में हो या किसी दूसरी जगह पर हो। अगर आपको ऑटो भी चलाना है तो उसके लिए भी आपको पुलिस को पैसा देना होगा। पुलिस से पैसा इसलिए क्योंकि वह ऊपर तक बंधा हुआ, यह भी बात आती है। जो जमीन खरीदे, मकान खरीदे या जरा सी भी पूंजी किसी के पास नजर आए तो वहां से भी एक तरह से एक टैक्स मनी या कमीशन की बात कार्यकर्ता और कैडर के साथ जुड़ती चली जाती है। उनका वर्चस्व चलता है थाने तक, इसमें कोई दो मत नहीं। और यह सिर्फ बंगाल का सच नहीं है, ये तमाम राज्यों की परिस्थिति में सिस्टम कैसे करप्शन को अपना हिस्सेदारी में जोड़ लेता है, ये एक छुपी हुई बात नहीं है। सवाल यह है कि राजनीति जब नौकरी और पेट से जुड़ जाए और चुनाव ऐसा हो रहा हो जिसमें लोगों को यह लगने लगा हो कि हो सकता है ममता हार जाए, लोगों को यह लगने लगा हो सकता है बीजेपी जीत जाए, या दूसरी तरफ लगना लगा हो कि अगर हमने अभी अपने तेवर नहीं दिखलाए और अगर चुनाव हार गए तो मुश्किल होगी, तो यह एग्रेसिवनेस अब आपको इस महीने असल खेल नजर आएगा। लेकिन एक फैक्ट है, जब पेट से जुड़ी हुई राजनीति होने लगती है तो उसका असर वोटिंग पर पड़ता है। और वोटिंग अगर सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में आ गई है तो सेंट्रल फोर्सेस ने एक लिहाज से उन्मुक्त वातावरण उन लोगों के लिए बनाया है जो शायद ममता के पक्ष में नहीं थे। और अगर इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में 800 के लगभग कंपनियों की तैनाती है और इसके बाद भी जो 5 फेज के इलेक्शन होने हैं उसमें 35 सीट, 40 सीट, 42 सीट, 30 सीट, इसी तरीके से वोटिंग होनी है। यानी इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में वोटिंग होनी है। और अगर सेंट्रल फोर्सेस लोगों को लोकतंत्र जीने के दौरान आजादी का सुकून देते हो तो फिर नेताओं की क्या जरूरत है? इस देश के भीतर में आर्मी फौज ही अगर लोकतंत्र को संभाल ले तो फिर लोकतंत्र तो बचेगा नहीं। यानी एक नई परिस्थिति है जिसमें ममता बनर्जी जब देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रही हैं कि अगर सेंट्रल फोर्सेस वह नियुक्त कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्सेस उनका निर्देश मानती है तो मैसेज फिर यही है, जिसके पास सत्ता होगी उसके अनुकूल नियम कायदे होंगे, डेमोक्रेसी के भी। इलेक्शन में वोटिंग वाले दिन 2014 याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बने नहीं थे प्रधानमंत्री, उस समय जब वोटिंग के वक्त वह किसी दूसरे इलाके में रैली कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा दबाव था कि उस दिन तमाम न्यूज चैनल अगर उसी इलाके में दिखाने लगे कि प्रधानमंत्री दूसरी जगहों पर क्या भाषण दे रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन ने एक व्यवस्था उस वक्त की थी। बहुत पुरानी बात हो गई, शायद लगता है किसी दूसरे युग की बात हो गई। 2014 में कहा था उस इलाके में न्यूज चैनल प्रसारण ना करें जिस जगह पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि उस पर असर पड़ता है। लेकिन आज जब हम 7 साल के बाद आपसे बात कर रहे हैं तो यह बड़ी छोटी सी बात है और लगता है कि ऐसा तो कभी किसी ने कहा ही नहीं होगा। और अब रैली भी हो रही है, दिखाया भी जा रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश भी है और प्राइम मिनिस्टर का ही भाषण दिखाया जाता है। सुबह बीजेपी के 41वीं वर्षगांठ का मौका था तब भाषण चला, उसके बाद फिर 2 रैलियों में चला, एक कूच बिहार की रैली, फिर हावड़ा की रैली, अलग अलग जगहों पे जो भी रैली हो रही है। ये मैसेज है कि सत्ता की ताकत इस देश के इंस्टीट्यूशन को अपने हाथ में नचाने के लिए काफी है। ये इंस्टीट्यूशन का राज्य स्तरीय समझ जो है वो ममता काल में नजर आएगी, देश के भीतर का ये नजारा मोदी काल में नजर आएगा। दोनों में अंतर क्या है? बंगाल के लोग अक्सर कहते हैं हमको ना मोदी चाहिए ना ममता चाहिए, लेकिन कोई तीसरा किसे चाहिए? और अगर तीसरा चाहिए तो उसके लिए वो कौन सा वातावरण है पॉलिटिकल तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इस देश के भीतर में बनाया है? कोई वातावरण नहीं बनाया है।
आपके पास खूब पैसा होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप लोगों को खरीद भी सके, बांट भी सके, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल भी कर सके, और राजनीतिक ताकत वो होनी चाहिए जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस को अपनी उंगलियों पर नचा भी सके। इसीलिए बहुत दबी जुबान में हमें लगता है सुनिए एक बार और जरा इसे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब इस बात का जिक्र करें, हमने तो नहीं कहा कि हिंदू वोट एक साथ आ जाए। सुनिए जरा। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। जी, तो सुना आपने। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के पास अपना कोई कैडर पश्चिम बंगाल में नहीं है, उसके पास अपने नेताओं की मौजूदगी नहीं है। वो नेता बाहर से लाए गए हैं, कोई टीएमसी से आया है, कोई लेफ्ट से आया है, ये सारे लोगों को लाया गया है। तीसरी स्थिति है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट इलेक्शन में किया जाना है और सुंदर और शानदार भविष्य का सपना भी दिखाना है और ध्रुवीकरण को आधार बनाना है, तो ये सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन बहरहाल अब इन 31 सीटों का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में जो जाति दिखाई दे रही है वो तकरीबन 12 से 16 सीटों के बीच की परिस्थिति बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा हुगली की सीट है। तकरीबन 7 से 8 सीट सिर्फ हुगली की है। दूसरी तरफ टीएमसी और सवाल फुरफुरा शरीफ के उस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी है। वहां पर क्या होगा? वहां पर वोट बटे तो बीजेपी जीतेगी जंगीपाड़ा में, वोट नहीं बटे तो फिर आईएसएफ नहीं जीत पाएगा, टीएमसी जीत जाएगी। यह एक फैक्ट है। अगली स्थिति यह है, जो आखिरी स्थिति निकल कर आती है, कि इसके मतलब यह बहुत साफ है कि पहली बार आमने सामने वाली परिस्थिति है, यकीनन। इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट ने जो भी जमीन बनाई होगी, वह भी इस बात को समझ नहीं पाए होंगे उस दौर में कि इतना ध्रुवीकरण हो जाएगा इस चुनाव में, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट का इतिहास रहा है, कांग्रेस क्या अपना इतिहास रहा हुआ है, लेकिन इनकी समझ, इनकी राजनीतिक जमीन इस दौर में नहीं दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं 14 से 18 सीट के बीच में टीएमसी आपको घूमती हुई दिखाई देगी और 12 से 16 सीट के बीच में आपको दिखाई देती होगी बीजेपी। यह एक ऐसी फाइट की स्थिति है जिसमें 24 परगना पूरे तरीके से टीएमसी के साथ है, तो हुगली पूरे तरीके से बीजेपी के साथ है, और बीजेपी ने 24 परगना में ज्यादा व्यायाम भी नहीं किया, ज्यादा चीजें खपाई भी नहीं। और आखिरी सच यह है कि अब यह मान लीजिए कि इस देश के भीतर में हिंदुत्व को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा थी, और एक वक्त इलेक्शन कमीशन जो कहा करता था धर्म का नाम ना लें, धर्म का प्रयोग चुनाव प्रचार में ना हो, ये सारी थोथी बातें हैं। और नए तरीके से भारत के भीतर माइनॉरिटीज का प्रयोग राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व की सोच के तरह कैसे बनाया जाए, इसको बंगाल को इसीलिए चूज किया गया क्योंकि यहां पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों की मौजूदगी, और यहां पर अगर प्रयोग सफल हो जाता है तो फिर काहे का एनआरसी और काहे का सीए, मैसेज ही साफ हो जाएगा इस देश की दिशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।